नमस्कार, संगम टॉक्स की ओर से मैं सीमा आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम प्रतीक नवनाथ बोराडे के साथ स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा पर बातचीत करेंगे, जो दूरदर्शन पर एक नई सीरीज दिखाई जा रही है। प्रतीक बोराडे पिछले 6 वर्षों से यूट्यूब पर फिल्मों के रिव्यू करते आ रहे हैं, विशेषतः फिल्मों की फिलोसफी, आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के बारे में चर्चा करते हैं। कला और साहित्य के क्षेत्र पर कैसे हमेशा से वाम की विचारधारा का वर्चस्व रहा है और राष्ट्रवादी विचार कैसे इस क्षेत्र से दूर रहे हैं, ये सब प्रतीक जी के द्वारा युवाओं को बताने का प्रयास करते हैं। आजादी का अमृत महोत्सव प्रगतिशील भारत के 75 वर्ष पूरे होने और यहाँ के लोगों, संस्कृति और उपलब्धियों के गौरवशाली इतिहास को याद करने और जश्न मनाने के लिए भारत सरकार की ओर से की जाने वाली एक पहल है। इसी पहल के साथ आजादी का अमृत महोत्सव में आप सबके लिए दूरदर्शन लेकर आया है स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा पर एक नई धारावाहिक 14 अगस्त 2022 को शुरू हुई है, जिसके माध्यम से भारत के उन वीरों और वीरांगनाओं के इतिहास को सामने लाने का प्रयास किया गया है, जिन्हें इतिहास के पन्नों में कभी जगह नहीं दी गई थी। ब्रिटिशों के विरुद्ध हुए क्रांति के बारे में तो हम सब बात करते हैं, पर फ्रांसीसी, डच, पोर्तुगीज इनके विरुद्ध लड़े गए संग्राम को इस सीरीज में दिखाया जाएगा और साथ में ब्रिटिशों के विरुद्ध लड़े गए संग्राम में जिन क्रांतिकारियों ने गांधी जी के नेतृत्व से अलग होकर अपना योगदान दिए थे, उनके इतिहास को भी इस सीरीज में दिखाया जाएगा। इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रतीक जी से प्रश्न पूछना आरंभ करती हूँ। मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा के सीरीज को बनाने की पहल इससे पहले किसी और निर्माता ने क्यों नहीं की थी? सबसे पहले तो मैं संगम टॉक्स का हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे बुलाया। स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम की समग्र गाथा दूरदर्शन की ये नई धारावाहिक है, जिसमें भारत के उस इतिहास को हमारे सामने रखा जाने वाला है, जिसे आज तक इतिहास के पन्नों में कभी भी जगह नहीं दी गई थी। अब इस विषय पर इससे पहले किसी अन्य फिल्म मेकर्स ने या किसी ने इससे पहले पहल क्यों नहीं की, इस पर तो सबसे ज्यादा मुझे जो सबसे बड़ा रीजन लगता है वो यही कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, बचपन से ही एक ऐसा माइंडसेट बन जाता है कि हमारे मन में ही अपने ही कल्चर के प्रति, अपने ही देश के प्रति, अपने ही इतिहास के प्रति एक ग्लानि की भावना भर दी जाती है। अब दूरदर्शन के द्वारा इससे पहले ऐसा प्रयास क्यों नहीं हुआ, उस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते, पर बाकी भी अगर हम देखें, हमारे भारत की इतनी सारी रीजनल फिल्म इंडस्ट्रीज है, अलग-अलग जगहों पर हालाँकि ये प्रयास हुए हैं, जैसे कि तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में तो मैंने जितना स्टडी किया है, देखा है, इवन स्वतंत्रता से पहले भी लगभग 50 के दशक से और आज तक अगर हम देखें, तो तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में हमारे वीरों पर, वीरांगनाओं पर, संतों पर, महात्माओं पर, पौराणिक कथाओं पर, रामायण और महाभारत पर बहुत सारी फ़िल्में बनी हुई हैं। तो अलग-अलग जगह पर जो रीजनल फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ है, उन्होंने प्रयास अवश्य किया है। पर अगर हम स्पेसिफिकली बॉलीवुड की बात करें, जो अपने आप को एक नेशनल फ़िल्म इंडस्ट्री के तौर रूप में प्रस्तुत करता है कि भई हम देश को रिप्रेज़ेंट करते हैं इस प्रकार से। पर उस बॉलीवुड के द्वारा ये प्रयास हमें कभी भी दिखता नहीं है। हालाँकि हाल ही के समय में एक तानाजी फ़िल्म का हम उदाहरण दे सकते हैं, मणिकर्णिका फ़िल्म का हम उदाहरण दे सकते हैं। पर उससे पूर्व अगर हम जाएँ, अभी 7 से 8 वर्ष पहले तक अगर हम जाएँ, उससे पहले अगर हम देखें हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री का इतिहास, तो मेन स्ट्रीम में कभी भी ऐसी कोई फ़िल्में बनी हुई हमें नहीं दिखाई देती। उल्टा हमें उन्हीं विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन करने वाली फ़िल्में अवश्य दिखती हैं। चाहे वो जोधा अकबर हो या मुग़ल-ए आज़म हो या और भी ऐसी कुछ फ़िल्में हैं जिनमें उन्हीं विदेशी आक्रांताओं का महिमा मंडन हमें देखने को मिलता है। तो इसमें सबसे बड़ा रीज़न मुझे एक तो लगता है कि अभी फंडिंग वगैरह की अगर हम बात करें कि भाई बॉलीवुड को कहाँ से फंडिंग आती है, क्या है, वो तो एक अलग विषय है। पर सबसे बड़ा रीज़न हमारा एजुकेशन सिस्टम है, क्योंकि बचपन से ही पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से एक हमारे ही अंदर अपने ही इतिहास के प्रति एक ग्लानि की भावना भर दी जाती है, कि भाई हमारे इतिहास में तो कुछ पॉज़िटिव था ही नहीं, ये तो साफ-सफेद वाला देश था, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। उन कॉलोनाइज़र्स ने, उन विदेशी आक्रांताओं ने यहाँ पर आकर हमें सभ्य बनाया या सिविलाइज़ किया हमें। तो ये जब बचपन से यही पढ़कर अगर कोई व्यक्ति बड़ा होता है, तो वो बड़ा होकर मुझे तो नहीं लगता कि वो कुछ हमारे भारत के गौरव से जुड़ी कोई चीज़ बना सकता है। और ऊपर से आज से कुछ 2 दशक पहले अगर हम जाएँ, तो पिछले के समय के जो फ़िल्म मेकर्स थे, वे फिर भी किसी न किसी प्रकार से अपने रूट्स से जुड़े हुए थे, अपने कल्चर से जुड़े हुए थे। पर आज की जो जनरेशन हम देखते हैं, बॉलीवुड में हो या फ़िल्म इंडस्ट्री में हो,
वे उन्हें एक मतलब एक एलिट माइंडसेट से हम ज़्यादातर उन्हें देखते हैं। उन्हें ज़्यादा वो संघर्ष करना नहीं पड़ा है जो उनकी पिछली जनरेशंस को करना पड़ा था। तो अभी वो बस अपने एयर कंडीशन कमरों में बैठकर उन्होंने भारत के रूट्स को कभी देखा ही नहीं है। एक आम भारतीय कैसा होता है, उनकी भावनाएँ क्या है, इमोशंस क्या है या इस देश का गौरवशाली इतिहास क्या है, ना ये जानने का, समझने का उन्होंने प्रयास किया है, ना कभी उनके सामने आ पाया है। उनके सामने आया है तो केवल नकारात्मकता, केवल नेगेटिविटी ही सामने आई है। तो इस कारण से ये अभी की जनरेशन तो पूरी तरीके से अपने रूट से, अपने इतिहास से टूट चुकी है। तो उनसे ये एक्सपेक्ट करना कि वो इतने गौरवशाली इतिहास पर फ़िल्म बनाएँ, तो ये तो मतलब एक असंभव सी बात है। और एक और बात मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि जो एक आज हम एक वोक माइंडसेट देखते हैं ना, वो हमेशा एक मेजॉरिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू वो जो जिसे कहते हैं कि भाई बहुसंख्यकों की दृष्टि से हम फ़िल्म नहीं बना सकते। हम माइनॉरिटीज़ की दृष्टि से फ़िल्म बनाएँगे, अल्पसंख्यकों की दृष्टि से फ़िल्म बनाएँगे, पर जब आप थोड़ा-सा भी एक मतलब भारत का वो ये समझ नहीं पाते कि भारत का इतिहास अलग है। अगर आप वेस्ट में देखेंगे, तो एक वहाँ के जो लेफ्ट विंग है या उनके जो पर्सपेक्टिव है, उनका जो इतिहास जैसा रहा है या वहाँ पर जो ब्लैक कम्युनिटी पर अत्याचार हुए हैं, उस कारण से वहाँ के फ़िल्म मेकर्स एक मेजॉरिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू को ऐसा कहते हैं कि भाई वो नहीं रख पाते या नहीं रखना चाहिए। ये बचपन से वो पढ़ते आए कि भाई हमें केवल और केवल माइनॉरिटीज़ की बात करनी है। आप बहुसंख्यकों की बात नहीं कर सकते। तो एक वेस्टर्न हिस्ट्री पढ़कर भी ये एक माइंडसेट उनका ये बना हुआ है। तो जब वो अपने भारत के इतिहास को देखते हैं तो उनके मन में वही बातें होती हैं कि भाई आप इस पॉइंट ऑफ व्यू को रख ही नहीं सकते। इवन अभी मैंने द कश्मीर फाइल्स के भी कुछ रिव्यूज़ पढ़े, उसमें भी कई सारे आर्टिकल्स में मैंने ये देखा कि भाई ये केवल मेजॉरिटेरियन पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई है, कि बहुसंख्यकों की दृष्टि से बनाई गई है, तो इसको हम बिल्कुल कैंसल कर देते हैं। इसका हम रिव्यू ही नहीं करेंगे। तो ये एक माइंडसेट बना हुआ है बहुत सारे फ़िल्म मेकर्स का। वो ये समझ नहीं पाते कि भई भारत का इतिहास अलग है। हमने दूसरे देशों की तरह कभी किसी पर आक्रमण नहीं किया और ना ही हमने किसी को कन्वर्ट करने का प्रयास किया है। तो अब दूसरे जो एक आज हम जो वोक या लिबरल मानसिकता देखें तो वो जो वेस्टर्न हिस्ट्री पढ़ के उनकी जो एक मानसिकता बनी है ना, उससे बाहर निकलने की आज आवश्यकता है। अ, और ये तभी संभव हो पाएगा जब एक सही इतिहास अ, आज की जनरेशन को पढ़ाया जाए। अभी पहले जो गलती हो गई वो तो हो गई, पर अभी आगे से हमें इसमें बदलाव करने की आवश्यकता है ताकि अगली जो जनरेशन्स आए वो अपने संस्कृति पर, अपने कल्चर पर उनके अंदर एक गर्व की भावना हो और तभी जाकर एक ये एकदम तुरंत परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलेगा। ये धीरे-धीरे ही होगा। आज की जनरेशन्स को अगर हम ये सही बातें बताएँगे तो आज आने वाले 10 वर्षों के बाद में जब वे कला और साहित्य के क्षेत्र में आएँगे, फ़िल्म इंडस्ट्री में आएँगे, तो उनमें वो बदलाव हमें देखने को मिलेगा। श्री धर्मपाल जी की पुस्तक द ब्यूटीफुल ट्री के अनुसार ब्रिटिश के आने तक भारत में बहुत से गुरुकुल थे जो कि अंग्रेजी शिक्षा के साथ नष्ट हो गए। क्या आपके विचार से भारतीय शिक्षा पद्धति नष्ट होने के पीछे मुगलों से अधिक अंग्रेजों का हाथ था? बिल्कुल, इसमें कोई संदेह नहीं है क्योंकि देखिए अ, मुगल हो, तुर्की हो, अफ़गान हो, डच हो, पुर्तगीज़ हो, जितने भी विदेशी आक्रांता ब्रिटिशों से पहले भारत पर जिन्होंने आक्रमण किया था, उन्होंने यहाँ पर केवल और केवल हिंसा के द्वारा भारत को बदलने की, भारत को कन्वर्ट करने का उन्होंने प्रयास किया था, केवल और केवल हिंसा के द्वारा। पर जब ब्रिटिश भारत में आए, उन्होंने काफ़ी देखा यहाँ पर कि भाई इतने सारे आक्रमण यहाँ पर हुए पर फिर भी इस संस्कृति को, इस कल्चर को कोई नष्ट नहीं कर पाया। तो केवल हिंसा के द्वारा हम इन लोगों को बदल नहीं सकते हैं। यहाँ पर तो भाई चाहे किसी भी वर्ग से हो, किसी भी समाज से हो, किसी भी प्रांत से हो, हर कोई इस देश की संस्कृति की रक्षा के लिए अपना शीश भी कटवाने को तैयार है। तो उन्होंने देखा कि भाई केवल हिंसा के द्वारा हम इन्हें बदल नहीं सकते हैं। अगर इन्हें बदलना होगा तो इनके जो एक अंदर इतनी गर्व की भावना है अपने कल्चर के प्रति, अपनी संस्कृति के प्रति, उस गर्व की भावना पर ही आघात करना होगा। और इसी कारण से ब्रिटिशों ने बहुत ज़्यादा एक आगे का विचार करते हुए जैसे हम मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था कहिए या जो भी उन्होंने एक बहुत लंबी एक अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था को जो उन्होंने शुरू किया, उसने सबसे ज़्यादा भारत को नुकसान किया है। क्योंकि जैसा कि मैकॉले ने कहा भी था कि ये एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था होगी, उससे बाहर निकलने वाली जो जनरेशन होगी, वो बाहर से तो भारतीय दिखेगी, पर अंदर से पूरी तरीके से वो कन्वर्ट हो चुकी होगी। वो अपने कल्चर, अपने रूट्स के प्रति उसके अंदर बिल्कुल भी गर्व की भावना नहीं होगी। तो ये ब्रिटिशों ने बहुत सोच समझ कर किया क्योंकि केवल हिंसा के द्वारा अगर वो ये करते तो ये पॉसिबल ही नहीं था उनके लिए। और इस कारण से एक दूसरे तरीके से हमारे ही अंदर अपने ही कल्चर के प्रति गिलाने की भावना भर के झूठा इतिहास पढ़ाकर, चाहे सती कुप्रथा को लेकर हो या घूंघट कुप्रथा को लेकर हो या जो भी ऐसी कुछ मनगढ़ंत उनके वामपंथी इतिहासकारों ने बहुत सारी ऐसी कुछ सिलेक्टिव बातें लेकर, कुछ सिलेक्टिव घटनाओं को लेकर
उन्होंने पूरा उनको जनरलाइज करके उसे हमारे कल्चर के साथ में, हमारी संस्कृति के साथ में जोड़कर एक पूरा झूठा इतिहास यहाँ पर पढ़ाया। और ये करके ही उन्होंने हमारे ही अंदर एक ग्लानि की भावना भर दी है। और आज मैं देखता हूँ कि ये एक बहुत इसका परिणाम भी बहुत बड़ी मात्रा में हुआ है। आज की जनरेशन के सामने अगर आप थोड़ी राष्ट्रवाद की बात कर दो या हमारे गौरवशाली इतिहास की बात कर दो, वो तुरंत कहते हैं कि भाई भारत ने दिया ही क्या है दुनिया को? हमने क्या किया है? कौन-सा इन्वेंशन हमने किया है? कौन-सी खोज हमने की है? सब कुछ तो वेस्ट ने ही हमें दिया है। हमारे देश ने तो किया ही क्या है? हम तो सुई भी नहीं बनाते थे ब्रिटिशों के आने से पहले। इस प्रकार की मानसिकता आज भी बहुत सारे युवा वर्ग के बीच में है। और ये केवल और केवल ये अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था का ही परिणाम है। और इसे अगर बदलना हो तो सबसे पहले तो पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से ही इसकी शुरुआत होनी चाहिए। दूरदर्शन ने इसकी स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम इस धारावाहिक के माध्यम से शुरुआत की है। पर ये सीरीज़ भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, लोग इसको देख पाएँ और केवल यही नहीं और भी बहुत सारे प्रयास इसके लिए होने की आवश्यकता है क्योंकि नुकसान कई दशकों तक हुआ है। तो वो तुरंत ऐसे कुछ एक सीरीज़ से या केवल कुछ थोड़ी बहुत प्रयास से ये बदलने वाला नहीं है। और जो पिछली जनरेशन से उसमें से कई सारे लोग तो ऐसे हैं कि वो ना समझना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम सोए हुए को जगा सकते हैं, पर जो सोने का नाटक कर रहा है उसे नहीं जगा सकते। तो कई लोग ऐसे हैं जो सब कुछ जानकर, सोचकर, समझकर अपने ही कल्चर के अगेंस्ट बातें करते हैं। पर उनको तो नहीं बदला जा सकता, पर कई सारे युवा ऐसे हैं तो जो अनजाने में गलत इतिहास पढ़कर या गलत संगति में जाकर उनके विचारों में ये परिवर्तन आया है या अपने ही देश से, अपने कल्चर से वो हेट कर रहे हैं, उन्हें तो कम से कम हम बदल सकते हैं। वर्तमान में गुरुकुल कितना सक्षम है? क्या हमें गुरुकुलों का बदलाव करने की जरूरत है? क्या हमारे पास ऐसा कोई उदाहरण है कि हमारा गुरुकुल सही दिशा में चल रहा हो? अ, अभी मैंने भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में अभी पिछले ही महीने मैंने पढ़ा, उसकी शुरुआत हुई है। सीबीएसई के अगेंस्ट एक भारतीय शिक्षा बोर्ड उसका नाम दिया गया है। हालाँकि अभी तक हम उसको कब पूरा लागू होते हुए देखेंगे किन स्कूलों में लागू होगा वो तो अभी मैं कह नहीं सकता। पर वो जल्द से जल्द उसको लागू किया जाना चाहिए। उसके माध्यम से जो एक मोनोपोली है सीबीएसई हो या दूसरे जो कुछ नेशनल बोर्ड है वो अगर कोई पैरेंट चाहता है कि भाई मुझे नहीं बनाना है एक मतलब आज हम अगर देखें मैंने जितना देखा हुआ है, कई सारे जो ऐसे एलिट या कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं, उन्हें वो अपने ही मातृभाषा से या हिंदी से, अपने ही देश की लैंग्वेज से वो हेट करते हैं। उन्हें अपनी ही मातृभाषा में हिंदी में बात करने में बहुत शर्म बहुत लज्जा का अनुभव वो करते हैं कि भाई ये क्या है? वो हिंदी को बिल्कुल हिंदी हो या कोई भी मातृभाषा हो, मैं पर्टिकुलर हिंदी की बात नहीं कर रहा, पर वो अपनी ही देश की लैंग्वेज से वो हेट करते हैं। और ये माइंडसेट उसी शिक्षा व्यवस्था के कारण ही आता है। तो इसमें गुरुकुल की शुरुआत होने की बहुत आवश्यकता है और गुरुकुल की जब हम बात करते हैं तो उसके लिए एक पर्टिकुलर नेशनल बोर्ड होना चाहिए, जिसके माध्यम से जो सर्टिफ़िकेट अगर वहाँ से आए तो उनके आगे फ्यूचर में, उनके भविष्य में, करियर में वो शिक्षा उनके काम भी आनी चाहिए। और अभी आपने कहा कि कोई गुरुकुल का ऐसा उदाहरण है, तो मैं तो मेरे गुरुदेव के आश्रम में 8 वर्ष था और वहाँ पर देखा हुआ है मैंने गुरुकुल की शिक्षा व्यवस्था पर इसके लिए एक पूरी नई शिक्षा नीति और एक नई भारतीय शिक्षा बोर्ड जिसे कहा जाता है जिसकी अभी स्थापना बनाया गया है पिछले ही महीने। मैंने पढ़ा कि स्वामी रामदेव उसको पूरा लीड कर रहे हैं, मैंने जितना पढ़ा था। तो उसको पूरा सीरियसली लेकर सरकार को उसे आगे बढ़ाने की ज़्यादा आवश्यकता होगी और तभी उसी से एक बदलाव आने वाले समय में हम देख पाएँगे। धन्यवाद प्रतीक जी। अगला प्रश्न आपसे है, आपके विचार से क्यों क्रांतिकारियों को पॉलिटिकल कैदी का दर्जा नहीं मिला और वो सुविधाएं नहीं मिली जो सत्याग्रहियों को मिली है? अ, कोई फ़ायदा वो तो बहुत दूर की बात है। अभी कुछ वर्ष पहले तक भी भगत सिंह जी को हमारी पाठ्य पुस्तकों में टेररिस्ट करके वर्ड यूज़ किया जाता था। तो अभी कहीं जाकर थोड़ा विरोध के बाद में उसमें थोड़ा बदलाव हम देख रहे हैं। तो ये तो अभी कुछ वर्ष पहले तक की बात है, जब क्रांतिकारियों के लिए ही आतंकवादी जैसे वर्ड यूज़ किए जाते थे। उन्हें पॉलिटिकल उनको सरकार की तरफ से कोई सुविधा देने की जो बात है, वो तो बहुत दूर की बात है। उन्हें पाठ्य पुस्तकों में उन्हें जो सम्मान दिया जाना चाहिए था, उनके बलिदान को, उनके शौर्य को, वो सम्मान ही उन्हें नहीं दिया गया। इससे बड़ा अन्याय दूसरा और क्या हो सकता है कि भारत के स्वतंत्रता के बाद भी जिनके कारण हमें स्वतंत्रता मिली, जो पिछले लगभग 1000 वर्षों से इन विदेशी आक्रांताओं से लड़ रहे थे, अपना बलिदान देकर, उन्हें कभी भी पाठ्य पुस्तकों में स्थान नहीं दिया गया और पूरा का पूरा जो स्वतंत्रता संग्राम है, उसे केवल 2 नामों तक सीमित कर दिया गया और वो भी केवल पिछले 150 से 200 वर्षों तक का ही जो इतिहास है, उसे हम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं और उससे पहले
जब डच आए, पोर्तुगीज आए, फ्रांसीसी हो, मुगल हो, तुर्की हो, अफ़गान हो, उनके आक्रमणों को कभी भी स्वतंत्रता संग्राम की तरह नहीं प्रेज़ेंट किया जाता। उल्टा पोर्तुगीज़ों के जो अन्याय है, अत्याचार है, उसे तो पाठ्य पुस्तकों में कभी पढ़ाया नहीं जाता। उल्टा गोवा इंक्विजिशन के बारे में तो कितना सारी बातें पढ़ाई जा सकती है। आज भी गोवा में अगर हम देखें तो हाथ-कतरो खाम में जहाँ पर इस प्रकार से जो कन्वर्ट नहीं होते थे, उन्हें कितने अमानवीय तरीके से उन्हें ज़िंदा जलाया जाता था, उन पर अत्याचार किए जाते थे, अपने कल्चर को उन्हें फ़ॉलो नहीं करने दिया जाता था। तो ये इतने भयावह अत्याचार, अन्याय जो हुए हैं, वो कभी भी सामने नहीं आ पाए। जो अ, आने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और ये स्वतंत्रता इसे भी बिल्कुल ये भी स्वतंत्रता संग्राम ही था। केवल पिछले 150 से 200 वर्षों में जो हुआ वो केवल स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। तो चाहे पोर्तुगीज़ों के अन्याय हो, मुगल हो, तुर्की हो, उनके भी अन्याय को शिक्षा व्यवस्था में ऐड करने की आवश्यकता है। तो मैंने वही कहा ना कि अगर उन्हें इतिहास के पन्नों में ही स्थान नहीं दिया गया और अगर उन्हें वो सुविधा या सरकार की तरफ से कोई भी सुविधा देने की बात होती, तो उन्हें वो सम्मान देना बहुत आवश्यक था। वो इतिहास लोगों के सामने आता, पाठ्यपुस्तकों में उन्हें स्थान देना पड़ता, तो उन्हें पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया गया, जैसे कि उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। तो यही सबसे मुख्य कारण है कि उनके इतिहास को कभी भी स्थान ही नहीं दिया गया या उन्हें वो सम्मान ही नहीं दिया गया। जी, तो क्या ये सामाजिक सोच का बदलाव स्कूल की शिक्षा पर डालेगी? स्कूल की शिक्षा पर असर डालेगी, ये तो मतलब अभी लोकतंत्र में लोग अगर माँग करते हैं सब खुलकर, तो बिल्कुल इसका असर भी आने वाले समय में होगा। पर इसको मैं थोड़ा उल्टा मैं अगर कहूँ कि शिक्षा व्यवस्था में जब बदलाव होगा, तब ज़्यादा सामाजिक सोच पर उसका परिणाम होगा, ऐसा मुझे लगता है। लोगों की तरफ से माँग तो होगी ही, पर एक जो लेफ्ट की ये जो इकोसिस्टम अगर हम कहें, थोड़ा-सा भी अगर कहीं पर कुछ शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की बात आती है, तो तुरंत उनको उसको सेक्युलराइज़ेशन कह दिया जाता है कि भई भगवाकरण हो रहा है शिक्षा का। तुरंत एक पूरा इकोसिस्टम उठकर खड़ा हो जाता है उसका विरोध करने के लिए। कई सारे बुद्धिजीवी उठकर खड़े हो जाते हैं कि भाई ये तो पूरा झूठा इतिहास पढ़ा रहे हैं, सेक्युलराइज़ेशन किया जा रहा है, भगवाकरण किया जा रहा है। तो ये जो सही इतिहास है वो पूरे फैक्ट्स के साथ में, डॉक्यूमेंट्स के साथ में सामने लाकर जो आज तक गलत इतिहास पढ़ाया गया, उसको एक्सपोज़ करने की खुलकर सामने रखने की आवश्यकता है और इसके लिए थोड़े कठोरता से भी मैं कहूँगा कि कुछ अगर निर्णय लिए जाएँ, तो ये इसकी आज बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आज इतने सारे ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म होते हुए दूरदर्शन के दर्शकों की संख्या कितनी होगी? क्या आपको नहीं लगता कि इस सीरीज़ के माध्यम से सरकार अपने खोए हुए दर्शकों को वापस इस चैनल की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाह रहे हैं? बिल्कुल, मैंने तो पिछले कई वर्षों में पहली बार ये देखा कि दूरदर्शन की किसी धारावाहिक की कोई ऐड टीवी पर आ रही हो। कई सारे मैं न्यूज़ चैनल्स पर देख रहा हूँ स्वराज की ऐड आ रही है, केवल न्यूज़ चैनल्स पर ही नहीं, मैं अभी थिएटर में जब गया था तो थिएटर फ़िल्म शुरू होने से पहले कई सारी जो अलग-अलग ऐड आती है, उसमें भी स्वराज की ऐड डाली गई थी। तो बहुत ज़ोर-शोर से इसे प्रमोट किया जा रहा है, पर जो सबसे बड़ी कमी मैं यहाँ पर कहूँगा कि रिपीट टेलीकास्ट को लेकर जो उन्होंने समय रखा है, वो बहुत गलत रखा है। एक तो रविवार को रात को 9 से 10 बजे नया एपिसोड आने वाला है और जो रिपीट टेलीकास्ट है वो केवल और केवल अगले शनिवार को 9 से 10 बजे एक बार ही होगा। तो या तो कम से कम उन्हें हर रोज़ कहीं न कभी दोपहर को एक समय या रात को एक स्लॉट देना चाहिए था या शनिवार को एक आप दे देते, तो जो एक दिन छूट गया तो दूसरे दिन कोई देख सकता था और टेलीविज़न की अपेक्षा दूरदर्शन को अपना कोई ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म इस पर आईएमडी मिनिस्ट्री को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो खुद का कोई एक सरकार का ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म हो क्योंकि ये है ऐसा नहीं कि प्ले स्टोर पर ऐप नहीं है, दूरदर्शन का भी ऐप है, विविध भारती का भी ऐप है तो वहाँ पर हम जितने भी आकाशवाणी के अलग-अलग केंद्र हैं, वो लाइव सुन सकते हैं, दूरदर्शन को लाइव देख सकते हैं। तो जब ऐप ऑलरेडी अवेलेबल है, वहाँ पर जो आपके टीवी सीरीज़ हैं, जो आप प्रक्षेपित करते हैं, उनका प्रसारण करते हैं, उनको बस आपको उस ऐप पर डालना है। इससे और ज़्यादा लोगों तक ये इतिहास पहुँचेगा क्योंकि आज के समय में बहुत सारे लोग हैं जो पर्टिकुलर किसी समय में बैठकर वो देखें ये बहुत कठिन है और वो भी दूरदर्शन को तो वैसे भी व्यूअरशिप बहुत कम है। भले ही आप बहुत ज़ोर-शोर से इसको प्रमोट किया जा रहा है, पर फिर भी जो लोग एक टेलीविज़न पर देखकर बैठने में कंफर्टेबल नहीं है, उनके पास में समय नहीं है, उनके लिए दूसरा कोई ऑप्शन दूरदर्शन को अवेलेबल कराना चाहिए। तभी जाकर एक इसको जो रीच है, वो रीच मिल सकती है और लोगों के बीच में ये और ज़्यादा इसकी चर्चा होगी। इस सीरियल का कथानक सत्य घटनाओं पर आधारित है। फ़िल्म बनाने से पहले अवश्य ही इस पर गहन रिसर्च की गई होगी। तो आपको नहीं लगता कि इसे एक चैनल पर सीमित ना रखकर अन्य निजी चैनलों पर भी इस सीरियल का प्रसारण किया जाए? अ
अभी मेरे अनुसार जितना मैंने थोड़ा जानकारी प्राप्त की है, उसके अनुसार दूरदर्शन अपनी व्यूअरशिप पर अभी ज़्यादा ध्यान दे रहा है। उन्हें अपनी व्यूअरशिप को थोड़ा-सा बढ़ाना है, लोगों को दूरदर्शन की तरफ उन्हें फिर से लेकर के आना है। जैसा कि 80-90 के दशक में हम देखते थे कि दूरदर्शन पर कितनी बढ़िया-बढ़िया कई सारे अलग-अलग सीरियल्स थे। तो वो समय एक बार फिर से दूरदर्शन लाने का प्रयास कर रहा है, पर इसमें सबसे ज़्यादा आवश्यकता है कि वो अपने आप को समय के अनुसार थोड़ा-सा और वो आगे बढ़े, अपने आप को मॉडर्नाइज़ करे। थोड़ा प्रेज़ेंटेशन का तरीका भी बदलने की यहाँ पर आवश्यकता है आज के समय के अनुसार। तो निजी चैनलों पर देना मुझे कम से कम सही नहीं लगता, क्योंकि इससे दूरदर्शन की व्यूअरशिप पर असर होगा। फिर सब के सब लोग अगर किसी निजी चैनल पर ये जाती है, तो लोग वहीं पर देखना पसंद करेंगे, दूरदर्शन पर कोई नहीं जाएगा। तो सबसे बेटर वे में मुझे तो यही लगता है कि अगर दूरदर्शन को अपनी व्यूअरशिप बढ़ानी है, तो एक उनका जो जो भी ऐप है दूरदर्शन का, या कोई नया उन्हें ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म की तरफ कोई नया ऐप लॉन्च करना चाहिए, जहाँ पर लोग देख सकें। वो दूरदर्शन का ही हो, गवर्नमेंट ओन ही हो, और वहाँ पर अगर लोग देख पाएँ अगर, तो वो सबसे बेटर वे है, ऐसा मुझे लगता है। बाकी निजी चैनल पर ये जब उनका कंप्लीट हो जाएगी दूरदर्शन पर दिखाकर, उसके बाद वे फिर किसी निजी चैनल को दे सकते हैं। मतलब 1 या 2 वर्ष जब तक ये पूरी सीरीज़ वहाँ पर चलेगी, उसके बाद में वे किसी निजी चैनल को देकर वहाँ पर दिखा सकते हैं। मतलब ये है कि उनको दर्शकों को अपनी ओर लाना है, ना कि हुँ। वो अब भारतीय इतिहास जो है, जो नायकों के बारे में जो हमारे आज की जनरेशन नहीं जानती, उनके तक हुँ, हुँ। पहुँचाना नहीं है। एक व्यूअरशिप ही चाहिए उनको, बस ये बात है। हाँ, वैसा भी ये तो गलत बात है, इसलिए मैंने कहा ना कि उन्हें केवल एक बार अगर आप रिपीट टेलीकास्ट कर रहे हैं, तो ये एक स्वाभाविक सी बात है, कोई भी व्यक्ति आज की इतनी जो सब लोगों के पास में समय नहीं है, और दूसरी पचासों प्रकार की चीज़ें आज उनके सामने अवेलेबल हैं। आज पचासों ओटीटी प्लेटफ़ॉर्म हैं, इतने सारे चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, लाइव डिबेट होती रहती है, रविवार को दूसरा कोई प्रोग्राम हो, तो सबके लिए पॉसिबल नहीं कि रविवार को ठीक रात को 9 से 10 बजे वो बैठकर वो सीरियल को देख पाएँ। तो अगर आपको सच में लोगों तक ये इतिहास पहुँचाना है, तो सबसे ज़्यादा आवश्यकता तो यही है कि वो और किसी प्लेटफ़ॉर्म पर इसे अवेलेबल कराएँ, जहाँ पर लोग अपने समय के जब भी उन्हें वो कंफर्टेबल हो, तब वे वहाँ पर जाकर उसे देख पाएँ। सरकार ने किन कारणों से हमारे इतिहास की सच्चाई को नहीं दिखाया है? देखिए, एक सिंपल सी बात है, मैंने इस पर स्वराज पर जब वीडियो बनाया था, तब भी मैंने ये उदाहरण दिया था कि जब भी कोई एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाता है, और जब उसे छोड़कर जाने की जब बारी आती है ना, तो जिस देश ने गुलाम बनाया था, वो यही चाहेगा कि उन्होंने जो अत्याचार किए हैं ना, उस दूसरे देश पर, वो कभी भी विश्व के सामने ना आ पाए। और उस देश के जो लोग हैं, वो भी एक भ्रांति में रहे, उनके सामने कभी भी असली इतिहास ना आ पाए। और तो ब्रिटिशों ने भी छोड़कर जाते समय यही किया कि उनके इतिहास को जो आगे उसे ही कंटिन्यू कर सकते थे, या उनके नैरेटिव को ही आगे कंटिन्यू कर सकते थे, या ब्रिटिशों ने जो तोड़ा-मरोड़ा गया इतिहास अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से शुरू किया था, वो अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था कंटिन्यू रहे, उसमें कोई बदलाव ना आए। तो वैसे ही कुछ व्यवस्था करके ही वो यहाँ से गए, और आज भी अगर हम ब्रिटिशों को देखें, तो वो पूरे दुनिया को यही बताते हैं कि भाई भारत तो साफ-सफाई वाला देश था, ये तो अनसिविलाइज़्ड लोग थे। हमने उल्टा उपकार किया वहाँ पर जाकर, उनको सिविलाइज़्ड बनाया। हमने तो उनको बहुत डेवलपमेंट की दी वहाँ पर जाकर। तो आज भी दुनिया को यही बताते हैं। आज भी कई सारी ब्रिटिश फ़िल्म्स हैं। अभी 4 वर्ष पहले एक पार्टीशन 1947 करके एक फ़िल्म आई थी। उसमें तो ये दिखाया था कि भाई माउंटबेटन पार्टीशन के समय वो रो रहा है बैठकर अपनी पत्नी के साथ में। उसको बहुत दुःख हो रहा है कि भाई वो पार्टीशन हो रहा है भारत में। भारत और पाकिस्तान अलग हो रहे हैं, तो उसको रोते हुए दिखाया उस फ़िल्म में, ब्रिटिश फ़िल्म है ये। तो ये तो उनका नैरेटिव है, वो आज भी दुनिया को फ़िल्में बनाकर यही दिखा रहे हैं कि भाई हमने तो भारत का भला किया था, ये तो ये लोग थे जो आपस में ही लड़कर उन्होंने आपस में खुद का ही नुकसान कर लिया। और वही नैरेटिव भारत, ये दुःख की बात है बहुत कि भारत स्वतंत्र होने के बाद भी हमने उनकी उस शिक्षा व्यवस्था को, या जो भी गुलामी की मानसिकता की जो भी प्रतीक थे, निशानियाँ थी, उनको हटाना छोड़कर हमने उन्हीं बातों को कंटिन्यू किया, उसी शिक्षा व्यवस्था को कंटिन्यू किया, उसी नैरेटिव को कंटिन्यू किया, और ना केवल कंटिन्यू किया, वामपंथी इतिहासकारों ने उसमें और तड़का लगाकर और ज़्यादा जितना हो सके इतिहास को विकृत करके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। और इसी कारण से आपने जो कहा कि सरकार ने प्रयास क्यों नहीं किया, क्योंकि पिछले कई दशकों में स्वतंत्रता के बाद में अगर एक जो ब्रिटिशों के नैरेटिव को ही आगे बढ़ा रहे थे, उसी मानसिकता के लोग थोड़े के पास में सत्ता में थे उस समय तक। अभी पिछले कुछ वर्षों में थोड़ा बदलाव हम देख रहे हैं, एक नैरेटिव में चेंज हम देख रहे हैं, एक बदलाव हम देख रहे हैं, और आशा है कि आने वाले समय में और ज़्यादा तेज़ी से ये बदलाव हो, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो, ये आज बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आपको क्या लगता है कि हमारी आज की पीढ़ी
नेटफ्लिक्स पर आने वाली हाई प्रोडक्शन सीरीज को छोड़कर इस तरह की सीरीज को देखना पसंद करेंगे? ये तो बहुत बड़ी कमी है मैं कहूँगा, केवल मैं इस पर्टिकुलर इस टीवी सीरियल की बात नहीं कर रहा हूँ। ओवरऑल मैं पिछले कई वर्षों से फ़िल्मों को फ़ॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, इवन चैनल शुरू करने से पहले से भी मैं देख रहा हूँ। जो राष्ट्रवादी विचारधारा के जो फ़िल्म मेकर्स हैं, जो थोड़ा अपने कल्चर को सम्मान करते हैं या उस विचारधारा की फ़िल्में बनाते हैं, वो टेक्निकली बेटर वे में फ़िल्में नहीं बना पाते। ये भले ही बात कितनी ही कड़वी क्यों ना लगे, पर ये सच्चाई है। राष्ट्रवादी विचारधारा वाले फ़िल्म मेकर आज अगर आप देखेंगे ना, जो लेफ्ट के नैरेटिव वाले या जो कम्युनिस्ट विचारधारा वाले फ़िल्म मेकर्स हैं, उनकी फ़िल्में अगर आप देखेंगे, भले ही वो कितनी ही विकृत मानसिकता की फ़िल्में क्यों ना हो, कितनी ही गलत बातें वो क्यों ना दिखा रहे हो, कितना ही टॉक्सिक वोक कंटेंट क्यों ना हो, पर फिर भी वे टेक्निकली बेटर वे में, बहुत मैच्योर वे में, सटल वे में अपनी बातों को सामने रख पाते हैं। और वो बात ज़्यादातर राष्ट्रवादी फ़िल्म मेकर्स में नहीं है। है, ऐसा नहीं कि सभी वैसे हैं, कुछ-कुछ अच्छे फ़िल्म मेकर्स भी हैं, पर वो बहुत कम हैं और ज़्यादातर हम एक टेक्निकली जो एक मैच्योर कंटेंट जिसे हम कहते हैं, एक तांत्रिक दृष्टि से आप बढ़िया तरीके से अपने कैरेक्टर्स को, अपने विषय को सामने प्रस्तुत कर पाएँ, वो एक कमी राष्ट्रवादी फ़िल्म मेकर्स में हमेशा से ही रही है। और पर्टिकुलर इस सीरीज़ की हम बात करें तो प्रोडक्शन वैल्यू तो कम लग ही रही है और ऊपर से जो इसका फॉर्मेट है, वो थोड़ा नरेशन वाला है। मतलब एक होस्ट है, वो सामने बता रहे हैं और फिर बैकग्राउंड में बीच-बीच में वो थोड़े क्लिप्स की तरह फ्लैशबैक की तरह थोड़ी-थोड़ी कुछ घटनाओं को वो बीच-बीच में दिखा रहे हैं। मतलब एक पर्टिकुलर जो एक सीरीज़ या जिसे हम टीवी सीरीज़ कहते हैं, जहाँ पर कैरेक्टर्स या कहानी अपनी कहानी बता रहे हो, कोई होस्ट नहीं हो बीच में, वो इसका फॉर्मेट नहीं है। तो ये भी एक थोड़ी-सी कमी मैं अवश्य कहूँगा कि आज की जनरेशन थोड़ा-सा उनकी उन्हें ये आउटडेटेड लग सकता है। पर फिर भी मैंने जब इस पर वीडियो अपलोड किया था ना, लोग चाहे जैसे भी हो, प्रोडक्शन वैल्यू कम हो, पर फिर भी लोग इसे देखने के लिए उत्सुक हैं। मैं आज एक बहुत बड़ा बदलाव भी युवाओं में देख रहा हूँ। भले ही प्रोडक्शन वैल्यू अच्छी नहीं हो, दूसरा काफ़ी सारा अच्छा कंटेंट नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, पर युवाओं में एक जागरूकता है, भले ही प्रोडक्शन वैल्यू कम ही क्यों ना हो या उतना एंटरटेनिंग वे में प्रेज़ेंटेशन ना हो, फिर भी लोग इसे देखना चाहते हैं, इस इतिहास को आज जानना चाहते हैं, अपने अपने इतिहास को वो जानना चाहते हैं। प्रतीक जी, इस विषय पर कई टीवी सीरियल्स बने हैं, किंतु बार-बार कुछ ही नामों को महिमामंडित किया गया। नए गुमनाम नामों के सामने लाने की प्रेरणा इस निर्माता को कहाँ से मिली होगी? अभी सीरीज़ के निर्माता मेरे ख़्याल से आज जो एक परिवर्तन हम देश में देख रहे हैं, लोग अपने इतिहास को जानना चाहते हैं, अपने वीरों को, महानायकों को वे आज जानना चाहते हैं। और ये आज आवश्यकता भी थी। लोग भी जानना चाहते थे और एक जो भी अपने देश, अपने कल्चर से प्रेम करता है, अपने राष्ट्रवादी विचारधारा से है, वो कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि ये इतिहास वो लोगों के सामने लाए। और मेरे अनुसार इस सीरीज़ के जो मेकर्स हैं, उनकी भी यही भावना रही होगी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने इतिहास को, अपने इस कल्चर को, गौरवशाली इतिहास को लोगों के सामने वे रख पाएँ और उसी शुद्ध भावना से ही उन्होंने इस सीरीज़ को बनाया होगा। अ, पर केवल मेरे अनुसार और भी इसमें ज़्यादा प्रयास करने की आवश्यकता है और बेटर वे में इन सब बातों को सामने रखने की आज आवश्यकता है, मैं इतना ही कहूँगा। स्वराज सीरीज में दिखाए जाने वाले नायकों की जो आपने बात की है, शायद ही हमने या मैंने उन नायकों के बारे में कभी पढ़ा या कभी सुना है। आजादी के अमृत महोत्सव पर संगम टॉक्स का दूसरा प्रोजेक्ट इंडिक टेल्स ने अपनी लेखनी के द्वारा उन नायकों को जनता के सामने प्रस्तुत किया है, जैसे कि दुर्गावती, जिनको दुर्गा भाभी के नाम से भी जाना जाता है, कैप्टन लक्ष्मी सेगर, लहुजी वास्तर, वीर कुंवर सिंह, बाबू अमर सिंह, मास्टर रुद्रनारायण, कमला देवी चट्टोपाध्याय, क्रांतिवीर क्रांतिवीर संगोली रायना, मनीराम दीवान, बातुकेश्वर दत्त, गुलाब कौर, नानी बाला देवी, रॉबिन हुड, डुंगजी जोहारजी, उपेंद्र नाथ बंदोपाध्याय, बागा जतीन, महाराजा मानसिंह, कल्पना दत्ता, प्रतिलता दत्ता, लाल मोहन सैनी इत्यादि। क्या इन सभी नायकों का इस सीरियल में किसी तरह का कोई जिक्र हुआ है या फिर कभी आपने इससे पहले इनका नाम सुना है? मैंने बहुत ही आपने जितने भी नाम बताए उसमें से बहुत कम नाम मैंने सुने हैं। सबका तो नाम बिल्कुल भी सुना नहीं है और यही बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि एक अलग-अलग राज्यों में अगर हम देखें तो उस राज्य की शिक्षा व्यवस्था में, वहाँ के इतिहास के पाठ्य पुस्तकों में उस राज्य की जो कुछ क्रांतिकारी है उनका उल्लेख अवश्य होता है। पर हमें दूसरे राज्य के या दूसरे प्रांत के जो क्रांतिकारी हैं, उनके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता।
अब जैसे कि महाराष्ट्र में अगर मैं देखूँ तो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज, उनकी जो मावड़ा है, उनके इतिहास के बारे में हमें पता होता है। चौथी कक्षा की जो इतिहास की हमारी जो बुक है, उसमें पूर्ण रूप से हमारे इसी इतिहास के बारे में वर्णन है। पर महाराष्ट्र के बाहर अगर आप जाएँगे ना, तो उन्हें अभी जब तानाजी फ़िल्म आई तब उन्हें तानाजी मालुसरे जी के बारे में पता चला। उससे पहले तो उन्होंने नाम भी नहीं सुना था। तो ऐसे तो अनगिनत मावड़ा है और केवल ये महाराष्ट्र का एक इतिहास नहीं, आप अगर ओडिशा में जाएँगे तो वहाँ पर पाइका जो क्रांति जिसे हम कहते हैं, तो बख्शी जगबंधु जी, उनके बारे में उड़ीसा के बाहर बहुत कम लोग जानते हैं। तो ये सारा इतिहास अलग-अलग राज्य के, अलग-अलग प्रांत के जो हमारे महापुरुष हैं, वीर हैं, वीरांगनाएँ हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उन्हें पूरे देश के सामने प्रस्तुत करने की या उन्हें सामने लाने की आवश्यकता है। और मैंने जितना अभी इस सीरीज़ के बारे में जितने भी प्रोमोज़ मैंने देखे हैं, इसमें एक सन्यासी क्रांति भी का भी इसमें उल्लेख होने वाला है। और एक बहुत खुशी की बात है कि अभी 1770 एक फ़िल्म भी आने वाली है। उसके माध्यम से भी सन्यासी क्रांति के बारे में बहुत सारे लोगों को पता चलेगा। और ये कितनी दुःख की बात है कि वंदे मातरम ये राष्ट्रीय गीत हमने जिस उपन्यास से लिया है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी की आनंद मठ, उस उपन्यास के बारे में या वो उपन्यास जिस इतिहास पर आधारित है सन्यासी क्रांति, उसके बारे में भी ज़्यादातर युवा नहीं जानते। अगर हम पश्चिम बंगाल से बाहर देखें तो हाँ, वहाँ पर जानते हैं बहुत सारे लोग पश्चिम बंगाल में आनंद मठ के बारे में, इस इतिहास के बारे में जानते हैं, पर वहाँ से बाहर लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। इसके अलावा त्रावणकोर के अलावा वेलुथम्पी जी, केरला सिंहम जिन्हें कहा जाता है पड़ासी राजा केरल वर्मा जी, मरुथु पंडियार ब्रदर्स जिन्हें कहा जाता है, वीरा पांड्या कोट्टबोम्मन, त्रावणकोर साम्राज्य के संस्थापक मार्तंड वर्मा जी, पुलिथेवर, रानी अब्बक्का जी का जो एपिसोड है वो इस रविवार को कल ही आने वाला है। इसके बाद में रानी वेलु नाचियार जी, बख्शी जगबंधु जी, भगवान बिरसा मुंडा जी, टिरोत सिंह जी, सिद्धो कान्हू जी, शिवप्पा नायक जी, कान्होजी आंग्रे जी, रानी गाईदिन्ल्यू, तिलका मांझी, बाजीराव पेशवा, तो ऐसे कई सारे महापुरुषों के बारे में, वीरों के बारे में एक-एक करके एक-एक एपिसोड में 75 एपिसोड से पूरे ये और 75 महानायकों के बारे में इस सीरीज़ के माध्यम से बताया जाने वाला है। तो काफ़ी गहन अध्ययन, रिसर्च उन्होंने किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इसी सीरियल के में हमें गुमनाम जो नायक थे उनके बारे में जानने को मिलेगा, तो बहुत अच्छी बिल्कुल, बात है कि हमारे इतिहास को दोबारा से दोहराया जा रहा है और उन नायकों के बारे में हमें बताया जा रहा है। बिल्कुल, जी। सिनेमा और टीवी एक बहुत प्रभावशाली माध्यम है, किसी भी बात को जोरदार तरीके से रखने के लिए, लेकिन बॉलीवुड और टीवी इंडस्ट्री का एक अलग ही तरह का नैरेटिव चलाती है, जो समाज के लिए दुर्भाग्यपूर्ण और खतरनाक है। क्या आप भविष्य में इसमें सुधार की कोई उम्मीद देखते हैं? देखिए बॉलीवुड से तो मैं सच कहूँ ना मुझे बिल्कुल भी कोई कोई होप नहीं है, ज़ीरो होप से बॉलीवुड से। क्योंकि बात ये है ना कि एक जिसे आप वोकिज़्म कहिए, जो भी कहिए, एक ऐसी बीमारी है, एक बार अगर किसी को हो जाए तो वो अनक्यूरेबल है, वो नहीं हो सकती ठीक। क्योंकि उस व्यक्ति को लगता है कि वो जो कर रहा है ना, वो ही सही है। उसकी विचारधारा में आप बदलाव ही नहीं ला सकते। और बचपन से ही ये माइंडसेट इसको मैं पूरा एक कल्चरल मार्क्सिज्म कहता हूँ। कि बचपन से ही बच्चों को एक ऐसा माइंडसेट उनका बना दिया जाता है, फ़िल्मों के माध्यम से, कला और साहित्य के क्षेत्र के माध्यम से कि भाई ये जो रीति-रिवाज है, वो तुम्हें दबा रहे हैं। ये जो पेरेंट्स हैं, वो तुम्हारे सपनों को कुचल रहे हैं। ये जो बुजुर्ग है, समाज है, परंपराएँ हैं, संस्कृति है, ये सारी रिग्रेसिव रूढ़िवादी बातें हैं। तुम्हें इनके विरुद्ध बस बोलना है। इन बंधनों को तुम्हें तोड़ना है। तो इनको लगता है कि वो इन सब बातों के विरुद्ध बोलकर कोई बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन ला रहे हैं, कुछ बहुत बड़ी क्रांति ला रहे हैं। और एक बहुत सिलेक्टिव बातें उनके सामने रखी जाती है और हमारे पाठ्य पुस्तक भी वही बात करते हैं कि हमारे कल्चर की कुछ बहुत ही तोड़े-मरोड़े के इतिहास से गलत तथ्यों के आधार पर हमारे इतिहास का बिल्कुल नकारात्मक चित्रण उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो इस कारण से उनके मन में एक आत्मग्लानि की भावना भर जाती है। वही मानसिकता बन जाती है कि भाई समाज के नाम से, पेरेंट्स के नाम से, बुजुर्गों के नाम से, कल्चर के नाम से, रीति-रिवाज़ों के नाम से, परंपराओं के नाम से, इवन देश के नाम से, सिस्टम के नाम से छाती पीटो बस। बस यही एक मानसिकता बन जाती है। तो इस कारण से फिर उस मानसिकता से जो जनरेशन बड़ी होती है, फिर वो जब फ़िल्म इंडस्ट्री में आती है, तो वो उसी मानसिकता की फ़िल्में बनाते हैं फिर। फिर सो कॉल्ड रेजिस्टेंस, अराजकता, अनार्की इनको ग्लोरीफाई करना, सिस्टम के विरुद्ध बस सो कॉल्ड एक रिवॉल्यूशन दिखाने के नाम पर अनार्की और अराजकता को ग्लोरीफाई करना, रोमांटिसाइज़ करना। ये ज़्यादातर बातें आजकल के फ़िल्म मेकर्स की फ़िल्मों में आप देखते होंगे। एक वोक माइंडसेट जिसको हम कहते हैं या फिर मैंने जो जितनी भी बातें कही ना कि भाई समाज, परंपराएँ, रीति-रिवाज, पेरेंट्स, बुजुर्ग इनके नाम से इनके विरुद्ध जो एक छाती कूटने की मानसिकता है, ये तो होती ही है, पर इसके विरुद्ध उनके पास में कोई सॉल्यूशन नहीं है। इसके लिए उनके पास सॉल्यूशन बस एक है कि भाई तोड़ दो।
आपको देश से प्रॉब्लम है तो देश तोड़ने के नारे लगाओ, आपको सिस्टम से प्रॉब्लम है तो सिस्टम को तोड़ दो, आपको शादी में प्रॉब्लम है तो तुरंत शादी को तोड़ दो, थोड़ा भी कॉम्प्रोमाइज एडजस्ट करना ये बातें उनको पता ही नहीं। आपको पेरेंट्स से प्रॉब्लम है तो पेरेंट्स को लात मार के भाग जाओ, आपको रीति रिवाजों से प्रॉब्लम है तो तुरंत रीति रिवाजों को ही खत्म करने की बातें कर दो। तो उनके पास प्रॉब्लम्स तो बहुत सारे हैं, पर सोल्यूशन उनके पास में बस एक ही है कि भाई तोड़ दो, डिस्ट्रॉय कर दो। और यही एक वोक या कम्युनिस्ट मानसिकता है, वो जो हर जगह पर उन्हें बस प्रॉब्लम्स दिखते हैं, सॉल्यूशन कुछ नहीं है, सॉल्यूशन एक ही है कि भाई तोड़ दो, खत्म कर दो। और इसी मानसिकता की फिल्में आज बॉलीवुड में बनती जा रही है, और मुझे नहीं लगता कि उनके सामने आप कितना भी सर पीटो, वो बदलने वाले हैं। और इसी मानसिकता की फिल्में वो अभी भी बनाते जा रहे हैं और अभी भी उसी एरोगेंस में है। भले ही लोग कितना ही विरोध कर रहे हैं, कितना ही बोल रहे हैं कि भाई ये कंटेंट हमें नहीं है पसंद, हमें बदलाव चाहिए, पर वो बदलाव करने के लिए तैयार नहीं है। और आने वाले कुछ वर्षों में भी मैं तुरंत तो इसमें कोई बदलाव नहीं देखता बॉलीवुड में। अ, आज की युवा पीढ़ी को आप कुछ संदेश देना चाहेंगे क्या? युवा पीढ़ी को मैं इतना ही कहूँगा कि हमारा एक बहुत गौरवशाली इतिहास है, एक पूरे समुद्र की तरह है, और जिसमें आप अगर एक बार पढ़ना शुरू करेंगे तो आप पढ़ते ही चले जाएँगे, वो बातें खत्म नहीं होंगी। इतने सारे वीर हैं, वीरांगनाएँ हैं, महापुरुष हैं, संत हैं, महात्मा हैं, उनका चरित्र है, वो इतिहास है गौरवशाली जिसे आज हमें जानने की आवश्यकता है। और केवल एक व्यक्ति अगर सही मार्ग पर आ जाए तो वो हज़ारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों का जीवन बदल सकता है। तो बहुत सारी संभावनाएँ हैं युवाओं के अंदर भी, अगर आप थोड़ा-सा अपना एक ट्रैक बदल दें। जो हम कहते हैं ना कि ये वोक मानसिकता, वो लोग बस आपको आपके बस वासनाओं के पीछे, डिज़ायर्स के पीछे भागना सिखाएँगे कि भाई कल किसने देखा है, आज जो करना है कर लो। बस खाओ-पियो, मौज करो। ड्रिंक्स, पब्स, सेक्सुअल लिबरेशन, यही बातें वो आपके सामने इन बातों को ग्लोरीफाई करते हैं कि भाई यही जीवन का सार है, बस इसके पीछे आप भागो। पर जीवन में जब संयम की बात आती है या अपने ही जीवन को, मन, इंद्रियों को थोड़ा नियंत्रित करके समाज के लिए या अपने परिवार के लिए कुछ करने की जब बात आती है, तो इन बातों को वो हमेशा नेगेटिव वे में ही प्रेज़ेंट करते हैं। तो इन बातों को समझने की आवश्यकता है कि आप बस अपनी इच्छाओं के पीछे भागकर कभी भी आप अपना या समाज का या परिवार का किसी का भी भला नहीं कर सकते। इससे हमारा ही केवल नुकसान है। और चलो आज आपको अगर थोड़ा-सा थोड़ा अच्छा लगता है हमें जब हम थोड़ी अपनी इच्छाओं के पीछे भागते हैं, मन के अनुसार जब हम करते हैं। पर मन की गुलामी से कभी भी किसी का भी भला नहीं होता। मन की गुलामी से हमें ऊपर उठने की आवश्यकता है। जब इच्छाओं के पीछे जब हम भागते जाते हैं, शुरुआत में तो ये बातें बहुत अच्छी लगती है। पर जब जीवन में हम जब निराशा आती है, जब जब सफलता नहीं मिलती है, जब सब छोड़ के चले जाते हैं, तब वही डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, परेशानी, शोक, चिंता, इसके अलावा जीवन में फिर कुछ नहीं रहता। इसलिए एक जीवन में संयम या जो भी है, थोड़ा बड़ों का, समाज का, हम कितना भी कहें कि भई लोग कौन होते हैं जज करने वाले, ये बात एक हद तक सही होती है कि भाई हमें पूरा लोगों की ही बात नहीं सुननी चाहिए, अगर हम सही मार्ग पे हो तो। और अगर हम गलत मार्ग पे जा रहे हैं और कोई हमें अच्छी बात बताता है, तो वो छोटा बच्चा ही क्यों ना हो, बड़े-बुजुर्ग छोड़ दीजिए, कोई छोटा बच्चा भी अगर हमें कोई अच्छी सीख दे रहा है, तो वो भी हमें नम्रता से सुनने की आवश्यकता है। तो ये बातें आज की जनरेशन को समझने की आवश्यकता है कि केवल भोग वासना के पीछे भागकर कुछ नहीं होता। हमें हॉलीवुड की फ़िल्मों के माध्यम से एक बहुत ग्लैमराइज़्ड वर्ल्ड उनका दिखाई देता है कि भाई कितने वो लोग अपनी बस इच्छाओं के पीछे भागकर, जीवन में कोई संयम नहीं है, परिवार वहाँ पर इतने कोई हमारी तरह जुड़े हुए नहीं, फिर भी वो कितने सुखी है, ऐसा हमें बाहर से लगता है, पर वो लोग भी बहुत परेशान हैं। आज वहाँ की जनरेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा रिहैब सेंटर में है। ड्रग्स के पीछे कई युवाओं ने अपना जीवन बर्बाद कर लिया है। अनिद्रा, अशांति, इसके भी कितने शिकार हैं, डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी के कितने शिकार हैं। बहुत बड़ा एक वर्ग काउंसलर्स के पास जाए बगैर और डिप्रेशन की पिल्स खाए बगैर वे जी नहीं पा रहे हैं। क्योंकि बचपन से ही जब आप मन को नियंत्रित नहीं करेंगे ना, मन को खुला छोड़ देंगे, वो तो कहते हैं ना मदमस्त हाथी की तरह वो पूरा खेत कुचल कर बर्बाद कर देता है, तो मन की वही हालात है। अगर आप उसको कंट्रोल करना नहीं सीखेंगे ना, तो वो आपको कहाँ किस गर्त में ले जाएगा, उसकी कोई सीमा नहीं है। और आज वहाँ की जनरेशन ठीक है 18 वर्ष के बाद में पेरेंट्स से अलग हो जाना, फिर कहीं पर किसी रूम में जाकर रहना, फिर पार्टनर के साथ में रहना शुरू कर देना, पार्टी करना, ड्रग्स लेना। तो इन सब बातों के कारण वो युवक खुद अपना जीवन बर्बाद कर रहे हैं। आज कई सारी यूएस की यूनिवर्सिटीज़ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर टॉप करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, वो या तो भारत से है या दूसरी एशियन कंट्रीज़ से है या फिर अफ्रीका से है। क्योंकि वहाँ पर आज भी जो बच्चे हैं, जो युवा है, वो अपने परिवार से जुड़े हुए हैं। थोड़ा माता-पिता का अनुशासन है, कंट्रोल है। ये बातें भले ही हमें कठिन लगती है, अच्छी नहीं लगती है, कोई भी हमें पर बंधन डालिए, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। पर कुछ हद तक ये बंधन भी आवश्यक होता है। यही मैं युवाओं को कहना चाहूँगा। मैं कहना चाहती हूँ कि जो हमारा युवा है और जैसे हम लोग हैं,
we have unfortunately been very corrupted because हमने जो हिस्ट्री पढ़ी थी, it was all about the Mughal rule, औरंगजेब, अकबर, इसने ये किया, फिर ब्रिटिश में गवर्नर जनरल कौन था, ये था, वो था, वही हमने पढ़ा है। बट जो अभी जो यंग माइंड्स है, जो बच्चे अभी पैदा हो रहे हैं, उनका माइंड तो स्पंज जैसे है, तो एटलीस्ट अब तो आप हिस्ट्री सही इंट्रोड्यूस कीजिए, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है ना, so that they learn the glory and the grandeur of India. बिल्कुल, इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि सरकार इस पर बहुत सीरियसली इन बातों को ले, भले ही हाँ, कई कई लोग विरोध करते हैं इन बातों पर कि भाई ये तो सेक्टराइज़ेशन हो रहा है, ये तो भगवाकरण हो रहा है शिक्षा का, भले ही विरोध हो, पर आज देश का वातावरण एक ऐसा है कि वो विरोध उसे ज़्यादा हवा मिलेगी नहीं, या लोग वो सुनने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग, जो बुद्धिजीवी विरोध कर रहे हैं, वो ऑलरेडी लोगों के सामने एक्सपोज़ हो चुके हैं। तो वो किस प्रकार से आज तक हमें झूठा इतिहास पढ़ाते आ रहे हैं, लोग ये समझ रहे हैं, और इस कारण से अभी ये सही समय मेरे अनुसार कि शिक्षा में, शिक्षा व्यवस्था में, शिक्षा नीति में हम एक बदलाव लाएँ। जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में पिछले महीने मैंने सुना, अब वो कब कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, कैसे जल्दी से जल्दी वो मेन स्ट्रीम में या लागू होगा, पता नहीं। पर इस पर बहुत तेज़ी से काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि आप कल्पना करिए, मतलब जिन क्रांतिकारियों ने इतने बलिदान दिए, अपने कितने सारे अन्याय, अत्याचार को उन्होंने सहन किया। ब्रिटिशों की अगर हम बात करें तो कितने क्रांतिकारियों को काला पानी की सज़ा हो, वहाँ पर उन्हें कोलू में बैल की जगह पर जोतना, घंटों-घंटों तक उन पर इतने अन्याय करना, शौच को न जाने देना, अंधेरी कालकोठरी में कई-कई दिनों तक बंद कर देना, खाने को न देना, ऐसे अन्याय, अत्याचार जिन क्रांतिकारियों ने सहे, आज मैं देखता हूँ बहुत सारा एक बड़ा युवा वर्ग ऐसा है, वो उन्हीं क्रांतिकारियों का मज़ाक उड़ाने में उन्हें कोई कोई संकोच नहीं होता। और दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोगों को स्वतंत्रता का पूरा श्रेय दे दिया है, जो जेल जाने के नाम पर फिर कथित रूप से कुछ बहुत सारी सुख-सुविधाओं वाले जेल में, कमरों में रहना, फिर ब्रिटिशों के द्वारा उन्हें कलम हो, पेन हो, स्याही हो, सब देना, लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाना, और फिर वहाँ वो बैठकर इंडिया को डिस्कवर कर रहे हैं, लेटर्स टू डॉटर लिख रहे हैं, और उनको आप अगर पूरा का पूरा स्वतंत्रता का श्रेय दे रहे हैं, तो ये कितना बड़ा अन्याय है। और यही स्वतंत्रता के बाद में पिछले कई दशकों में होता आ रहा है कि भाई स्वतंत्रता की जब भी बात हो तो केवल 2 नाम सामने आए। तो ये इतना बड़ा अन्याय जो हमारे महापुरुषों पर, वीरों पर हुआ है, वो बदलने का यही सबसे सही समय है। नमस्ते प्रतीक जी। जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हमारे घर वाले ही बताया करते थे, उस टाइम तो सरकार नहीं बताती थी। बिल्कुल। चाहे 1-2 का आप लोकल का बताएं, लेकिन आप कुछ बताएं। सब कुछ हम सरकार पर तो नहीं डाल सकते। बिल्कुल, सरकार बेबी सिटर नहीं है। बिल्कुल। और रह गई बात जी गुरुकुल का, वो चलाए, सरकार चलाए, आप गुरुकुल में भेजेंगे क्या अपने बच्चों को? अगस्त्य गुरुकुल है ना, जो ऑनलाइन भी चलता है। आपने सुना है कि नहीं, हमें नहीं मालूम है। देखिए, मैं यहाँ पर आपने जो गुरुकुल की बात कही, मैंने इसलिए कहा कि सीबीएसई की तरह एक नेशनल बोर्ड होना चाहिए भारत का अपना खुद का, जिसमें एक सही इतिहास नई जनरेशन के सामने आ पाए। और भारतीय शिक्षा बोर्ड मुझे, पर उसको जिस प्रकार से प्रमोट किया, अभी पिछले महीने उसको उन्होंने जारी किया है, लॉन्च करना कह सकते हैं, और उसके बारे में जो एक प्रचार होना चाहिए या लोगों के मन में एक जागरूकता होनी चाहिए, वो मुझे देखने को नहीं मिली। अगर ऐसा कोई एक नेशनल बोर्ड उसके कंपैरिज़न में आता है सीबीएसई के, तो वो एक बड़ा बदलाव ला सकता है। और गुरुकुल मतलब आप डायरेक्टली उन्हें कोई पुराने समय की किसी कुटिया में लड़कों को सामने बिठाकर फिर कोई संत उन्हें बता रहे हो अध्यात्म की बातें, वो नहीं है। गुरुकुल मतलब ठीक है, आप आज की मॉडर्न शिक्षा ही उन्हें देना है, पर एक हमारे कल्चर से जुड़ा, मतलब आज भारत के प्रति उनके मन में एक ग्लानि की भावना ना हो, झूठा इतिहास पढ़कर। तो वो सही इतिहास उनके सामने आए, ये सबसे महत्वपूर्ण उसमें बात है। और आपने जो बात कही कि केवल सरकार पर हम सब नहीं छोड़ सकते, तो ये बिल्कुल सही बात है। पर इसमें देखिए, आज से पिछली थोड़ा-सा हम 20 15-20 वर्ष पहले अगर जाएँ ना, उस समय पेरेंट्स अपने बच्चों को थोड़ा-सा किसी संत के सत्संग में लेकर के जाते थे, या कहीं पर कोई बड़े बुजुर्ग हो समाज में, कोई वो अच्छी इतिहास की बातें बता रहे हो, तो उनके यहाँ पर हम लेकर के जाते थे। तो एक कल्चर से हम जुड़े हुए थे। मेरी माँ की अगर मैं बात करूँ, तो मैं वारकरी संप्रदाय से आता हूँ महाराष्ट्र में, और बहुत संतों की महान परंपरा, महाराष्ट्र को तो संतों की भूमि कहा जाता है। तो बचपन से ही मेरी माँ मुझे कीर्तन में लेकर के जाना, वहाँ पर जो भी इतिहास के बारे में मैं बचपन से सुनते आया हूँ, बाद में मेरे गुरुदेव के सत्संग के माध्यम से मैंने जितनी भी बातें बताई, उसमें से ज़्यादातर बातें मैं तो सत्संग से ही मैंने जानी है, सीखी है। पर आज ये हो गया है ना, ऐसा कुछ वातावरण पिछले 10 वर्षों में ऐसा हो गया है कि भाई आप संत नाम लो या आश्रम नाम लो, तो बहुत एक नकारात्मक चित्रण हमारे मन में आ जाता है कि भाई वहाँ पर तो बस कुछ गंदे काम ही होते हैं, गलत ही होता है, और लोग
ये बताना भी नहीं चाहते कि वे किसी संत के साथ या किसी आश्रम के साथ में जुड़े हुए हैं। इतना ज़्यादा नेगेटिविटी अपने कल्चर के प्रति आज लोगों के मन में भर दी है। और आप कितना भी बोलिए कि भाई पेरेंट्स केवल ध्यान दें, ये पॉसिबल नहीं है। आपको उन्हें अपने कल्चर के प्रति अगर गर्व की भावना भरनी है, तो हमें अपनी गुरु परंपरा से भी जुड़ना पड़ेगा और गुरु परंपरा का महत्व हम नकार नहीं सकते क्योंकि हमारे कल्चर में सबसे ज़्यादा महत्व अगर किसी चीज़ को है, तो वो गुरु परंपरा को है। आप जितने भी आप देख लीजिए ईश्वर भी अवतार लेकर के आते हैं तो वे गुरु के आश्रम में गुरु चरणों में बैठकर ज्ञान प्राप्त करने के अलावा उनके पास भी कोई मार्ग नहीं है, वो खुद उन्होंने ये बताया है। चाहे भगवान श्री कृष्ण हो, प्रभु श्री रामचंद्र जी हो या उसके बाद भी हम जितने भी वीरों को भी देखते हैं तो उनकी भी कहीं न कहीं कोई न कोई गुरु थे, जिन्होंने उन्हें मार्गदर्शन किया। तो जीवन में ये मार्गदर्शन करने वाला भी कोई होना चाहिए। क्योंकि भगवान की मूर्ति के सामने आप केवल बैठोगे तो हम गलती करेंगे तो वो डाँटेंगे नहीं। पर जो गुरु होते हैं वे हमें गलत मार्ग पर जाने से डाँटते हैं, सही मार्ग पर लेकर के आते हैं। और इसी कारण से हमारी संस्कृति में ईश्वर से भी बड़ा महत्व गुरु का है कि भाई गुरु और ईश्वर दोनों हो तो सबसे पहले गुरु को हम प्रणाम करते हैं। गुरु का वो महत्व स्थान है। गुरु मतलब केवल कथावाचक नहीं, कथावाचक अलग होते हैं, आचार्य अलग होते हैं, योगी अलग होते हैं। वो गुरु का मतलब होता है जो हमें एक अंधकार से प्रकाश की ओर, अज्ञानता से ज्ञान की ओर या मुक्ति का मार्ग जो दिखाए वो ये थोड़ा-सा ये बातें भी अपने कल्चर से जुड़ी हुई बातें पता होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। इसमें माता-पिता ही होते हैं जो सही मार्ग पर बच्चों को ला सकते हैं। कल को अगर शिक्षा बदल भी जाती है पर घर का वातावरण सही नहीं हो, तो भी कोई उससे फ़ायदा नहीं होने वाला। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को सही ज्ञान दें। पूनम जी ने चैट बॉक्स में कुछ लिखा है कि बहुत से तो पेरेंट्स भी इन परंपराओं को नहीं मानते। वो अपने बिल्कुल। बच्चों को क्या ही सिखाएँगे? तो बिल्कुल, आज के मैं बहुत सारे माता-पिता ऐसे देखता हूँ, वो खुद नहीं चाहते कि उनके बच्चे अपनी मातृभाषा में बात करें। उनको खुद शर्म आती है। वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द मैं इसको कैसे भी हो जाए 3 साल का हो जाए, इसको मैं किसी कॉन्वेंट में डाल दूँ, किसी अंग्रेजी स्कूल में डाल दूँ और वो अंग्रेजी में बोलने लग जाए। उनको एक ऐसा वातावरण मतलब एक तो उनकी भी गलती नहीं है, पेरेंट्स की मैं गलती नहीं कहूँगा क्योंकि आज अगर हम देखें किसी बड़ी कंपनी में अगर आपको जॉब चाहिए, तो अंग्रेज़ी आए बगैर आपका कोई चांस ही नहीं है वहाँ पर। बिल्कुल आपको अगर अंग्रेज़ी आती हो, तो ही आपको एक प्रेफ़रेंस दिया जाएगा। तो पेरेंट्स की भी गलती इसमें नहीं है, इसमें पूरा एक पूरे सिस्टम में ही थोड़ा बदलाव लाने की इसमें आवश्यकता है। आज अगर हम देखें जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, जितनी भी, वे सभी अपनी मातृभाषा में काम करते हैं। और जो-जो कंट्रीज़ कॉलोनाइज़र्स की भाषा में आज वर्क कर रहे हैं, वो उनका विकास नहीं हुआ है। आप साउथ कोरिया को ले लीजिए या जर्मन हो, स्पेन हो, जितने भी देश आप देखिए, वे अपनी मातृभाषा में ही काम करते हैं। मैं अभी कुछ कोरियन ड्रामाज़ में देख रहा था, उनमें एक सिंगल लाइन भी अंग्रेज़ी में हमें सुनने को नहीं मिलती और उनमें कई सारे कैरेक्टर्स वो ऐसे प्राउडली प्रेज़ेंट करते हैं, जिन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती और वो बहुत गर्व के साथ में दिखाते हैं कि हमें अंग्रेज़ी नहीं आती है। अगर कहीं पर गलती से एक लाइन भी उनके मुँह में आ जाती है ना कोई अंग्रेज़ी, तो उसका तुरंत नीचे वो लिख देते हैं कि भाई साउथ उनकी कोरियन में ट्रांसलेशन नीचे लिख देते हैं कि भाई ये इसका अर्थ होता है। आज आप बॉलीवुड के हालात देख लीजिए, 50% तो अंग्रेज़ी होती है और उसके बाद में बचे-कुचे ज़्यादातर उर्दू शब्द होते हैं और थोड़ी बहुत हिंदी होती है। और जो शुद्ध हिंदी बोलने वाले कैरेक्टर्स होते हैं, उनको हमेशा मज़ाकिया तरीके से या नेगेटिव वे में ही प्रेज़ेंट किया जाता है। तो ये एक पूरा चाहे कला और साहित्य के क्षेत्र के द्वारा हो या जॉब मिलने की बात हो, तो पेरेंट्स को भी ये लगता है कि यार अंग्रेज़ी के बगैर तो कोई चांस ही नहीं है। और आज हम देख रहे हैं कि एक सीएम तो लोगों को उल्टा और प्रमोट कर रहे हैं कि भाई आपको जॉब चाहिए तो चलो हम अंग्रेज़ी फ्री में सिखा रहे हैं। मतलब कैसे गुलामी की मानसिकता वो भी आज और प्रमोट कर रहे हैं, खुद मुख्यमंत्री होकर। तो ये तो और गुलामी की मानसिकता को प्रमोट करने वाली बात होगी। हमें तो उल्टा ये होना चाहिए कि भाई हम अपने देश की भाषा में, मातृभाषा में या हिंदी में केवल हमारे देश का व्यवहार होगा। ये इसमें सरकार को भी इसमें थोड़ा-सा कुछ करने की आवश्यकता है कि ये जो मोनोपोली है कि आपको अंग्रेज़ी आएगी तभी आप मेन स्ट्रीम में आ सकते हो, नहीं तो आपको नकार दिया जाएगा, साइड कर दिया जाएगा। ये बहुत मैं कई सारे युवाओं को ऐसे मैं बहुत छोटे से गाँव से हूँ, जो तालुका भी नहीं है। बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं जिनमें बहुत टैलेंट है, बहुत कुछ वो कर सकते हैं, देश के लिए बहुत ज़्यादा प्रेम है उनके अंदर, पर बस अंग्रेज़ी नहीं आती इस कारण से उनका मज़ाक उड़ाया जाता है या उनको साइड कर दिया जाता है। तो हम एक बहुत बड़े करोड़ों युवाओं के टैलेंट को हम एक प्रकार से नकार रहे हैं, अगर हम उन पर अंग्रेज़ी ज़बरदस्ती फ़ोर्स करते हैं तो।